नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। विज्ञान की जो 5वीं क्लास रहेगी और इस वीडियो में देखिए कक्षा 6 के पहले 6 चैप्टर्स, जो विज्ञान की पुस्तक के पहले 6 चैप्टर्स हैं, उसका निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यानी कि इन क्वेश्चंस को हल कर लेना और उन चैप्टर्स को खुद से पढ़ लेना एक ही बात होगी। हम बिल्कुल हर जो सोल्यूशन, जो हर आंसर होगा, बिल्कुल हम डिटेल में उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो देखिए सर्वाहारी क्या होते हैं? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। देखिए शाकाहारी क्या होते हैं? जो मांस नहीं खाते, यानी कि जो सिर्फ क्या खाते हैं? पेड़ पौधे, यानी कि जो क्या खाते हैं? हरी सब्जियां खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। और जो मांस खाते हैं उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। और जो दोनों होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी में जो मांस भी खाते हैं और हरी सब्जियां पेड़ पौधे वगैरह भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। यानी जिनमें एक साथ ए तथा बी दोनों गुण हो उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो उसे एकत्र करके उसे भंडारित करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? कौन से सम्मिलित हैं? तो ए है खनिज लवण, विटामिन, और तीसरा है आहारी रेशे। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी आहारी रेशे पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। देखिए ये शामिल होते, लेकिन प्रश्न में पूछा गया पोषक तत्व। ये जो आहारी रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। तो मुख्य जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल राइट है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से तो ये तीनों ही कथन क्या हैं? तीनों ही कथन सत्य हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि फाइबर्स बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो वृक्षांश और या फाइबर्स या आहारी रेशों का क्या काम है? तो वे बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड यानी कि स्टार्च, शर्करा। तो पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो केवल एक, यानी कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट। मंड और शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड यानी स्टार्च। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रश्न बनता है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अमीनो अम्ल क्या है? ये प्रोटीन के ही रूप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 6 चैप्टर्स को हमने डिस्कस करना, तो प्रश्न थोड़े ज़्यादा होंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी से सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपको कहीं भी लगे कि स्पीड से आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न देख सकते हैं। तो देखिए पहला है कि भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। बिल्कुल सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहले 2 कथन तो बिल्कुल राइट है, लेकिन जो तीसरा कथन है वे गलत है। देखिए वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जहां पर ऐसा आएगा। यानी कि 1 और 2 कथन क्या है? सत्य, और तीसरा कथन क्या है? गलत। तो देखिए 1 व 2 सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है।
इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस के सवाल हैं, आप इन्हें बहुत आसानी से इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों कथन सही है। देखिए शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वे उन वस्तुओं से हमें प्राप्त हो जाता है जिनमें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सूची 1 को आपने सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में विटामिन के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं। तो देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी-जा, जिसे हम कहते हैं दृष्टिहीनता। और विटामिन बी1 से बेरीबेरी, सी से स्कर्बी और डी से रिकेटस, यानी कि बी जो ऑप्शन विटामिन है इसे हम मिलान करेंगे तीसरे से। विटामिन बी1 को हम मिलान करेंगे बेरीबेरी से, विटामिन सी से स्कर्बी और विटामिन डी से रिकेटस, यानी कि जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो विटामिन डी की कमी से। तो देखिए 3-1-4-2, 3-1-4-2। देखिए विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी कहते हैं, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है, रतौंधी के लक्षण है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, इसमें अस्थियां यानी कि हड्डियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है। जी आपको जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 जो कथन दे रखे हैं, आपने बताना इनमें से कौन सा कथन फॉल्स है। तो देखिए विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सत्य है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, तो जे गलत होगा, विटामिन बी नहीं होता, सी होता है जो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो कथन कौन सा गलत था, दूसरा। देखिए विटामिन घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है वे होता है विटामिन सी, जी आप रखेंगे याद। और देखिए विटामिन सी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो प्रश्न बनता है, विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, जबकि ऐसा भी जानता है कि कौन सा विटामिन भोजन पकाने पर या फलों और सब्जियों को धोने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज दे रखे हैं आपको एक सूची में और दूसरे में उनकी कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं। आपने क्या करना है, युग्म सुमेलित करने, इन सूचियों को आपने सुमेलित करना। तो देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होगा, आपको पता है कैल्शियम की कमी से कैल्शियम की कमी से देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा, लोह की कमी से दंत क्षय और कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय। यानी कि इनमें पूछा कौन से सुमेलित हैं, तो देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है। हाँ, तो देखिए कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय, आयोडीन से घेंगा, लोह की कमी से, जे वाला क्वेश्चन, जे वाला जो तीसरा जो युग्म है जो सुमेलित नहीं है, सिर्फ 1 और 2 सुमेलित है। कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसे हम कहते हैं गाइटर। देखिए लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अभाव, देखिए नाम से पता चला अभाव, यानी कि अभाव से किसी चीज की अभाव से होने वाले रोग, तो अस्थि एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लोह की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। तो लोह की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण क्या होता है, अरक्तता। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बे है ऑप्शन बी, प्रोटीन। धीमी वृद्धि जो अगर शरीर की होती है वो किसकी कमी के कारण होती है, प्रोटीन की कमी के कारण। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तो जी आप रखेंगे याद। नेक्स्ट प्रश्न है, धागा यानी कि थ्रेड पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, तो आपको पता है रुई और जूट पादपों से ही प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट जो कथन बी है वो क्या कथन है, गलत है।
जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जे कथन क्या है? गलत। जे कथन सही नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जे सही क्यों नहीं है हम अब देखते हैं। देखिए जूट पटसन के रेशे होते हैं, ना कि जे नारियल के बाहरी आवरण है। जे क्या है? जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो आपको 5 ऑप्शंस दे रखे, आपने बताना कि इनमें से कौन सा तंतु संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। संश्लिष्ट यानी कृत्रिम, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो देखिए फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। तो देखिए इसमें जो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक, ये तीनों ही संश्लिष्ट तंतु है, यानी कि मैन मेड जो फाइबर्स हैं। इसके अलावा फ्लैक्स और रेशम मैन मेड नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 2, 3 और 4। देखिए ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है। तो फ्लैक्स के संदर्भ में जानकारी जो दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर आपने विचार करना है। आपने बताना है कि ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस, इनमें से कौन सा जल में विलेय है? जल में विलेय है यानी कि जल में घुलनशील है, जल में सोल्यूबल है। तो देखिए 1, 2 और 4, यानी कि ऑक्सीजन भी, सिरका भी और नींबू का रस, जो तीनों जल में घुल जाते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है। देखा होगा इसी कारण पानी पर जब समुद्रों में जब रिसाव होता है मिट्टी के तेल का, टैंकर्स जब किसी कारणवश दुर्घटना से पानी में जब मिट्टी का तेल गिर जाता है तो वहाँ पर समुद्र पर ही आग लग जाती है, क्योंकि वो जो पानी, जो मिट्टी का तेल वो पानी पर तैरता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाथ की हथेली, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन इस प्रश्न को इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि इससे आपको कुछ टर्म्स है जैसे ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट, इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। तो पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी हैं। पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीन्स ये हुआ कि जिनके आर पर आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, यानी कि देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 और 2, यानी कि हाथ की हथेली भी ट्रांसलूसेंट है और तेल लगा कागज भी। कांच से और गत्ते के डिब्बे से ट्रांसलूसेंट ये नहीं है। गत्ते का डिब्बा क्या रहता है? गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी यानी कि ओपेक है, उसे आर पार आप देख ही नहीं सकते। देखिए बे पदार्थ, देखिए आप जो 3 टर्म्स आएंगे, एक ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, इन्हें आप याद रखेंगे कि किसका क्या मतलब है। देखिए बे पदार्थ जिसके आर पार आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं, तथा जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी या ओपेक कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। हाथ की हथेली तथा तेल लगा कागज पारभासी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी साइंस के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं इन्हीं बुक्स में से ही पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया कि लोहे को गर्म करने पर, जैसे ऐसे पूछा जाता है कि लोहे का कोई कड़ा है उसे गर्म करने पर उसके आकार में क्या होगा? वृद्धि होगी या वो कमी होगी। तो ये प्रश्न देखिए इसी चैप्टर में से लिया गया है, जैसी क्लास 6 की बुक में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए औजारों में लोहे के फलक में बने वले में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वले वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वले में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो गर्म करने पर उसके आकार में वृद्धि होगी, यानी कि उसका आकार क्या हो जाएगा? उसका आकार बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। आपने बताना कि इन चारों में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते, यानी कि जिनको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि दूध का दही बनाना, क्या दही से फिर दूध बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो हम क्या करेंगे? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल चेंज है। तो ऐसे ही आपने बताना। तो देखिए गुब्बारे का फटना, क्या आप जब गुब्बारा फट जाता है तो उसे आप फिर से क्या पहले जैसा आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते।
तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। पूछा गया कि कौन से परिवर्तन उत्क्रमित यानी कि रिवर्सिबल है, तो दूध का दही बनना जे भी नहीं है। नमक का पानी में घुलना, आपको पता है पानी का फिर से बाष्पीकरण कर कर जो जिसमें नमक पानी में नमक घुल चुका है उसका हम बाष्पीकरण करके फिर से नमक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल दिया तो बर्तन रहा तो फिर मिट्टी का ही, उसे तोड़कर फिर वो किस में चेंज होगा, फिर से वो मिट्टी ही बन जाएगा। तो 3 और 4 क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन गुब्बारे का फटना और दूध का दही बनना ऐसे परिवर्तन है जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये उसी की ही एक्सप्लेनेशन, उसी की व्याख्या की गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। तो ये भाग कुछ दे रखे हैं आपको, टर्म्स दे रखी हैं, आपने बताने इनमें से कौन से पुष्प के भाग नहीं है, फूल के या फ्लावर के भाग नहीं है। तो बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और मूलांकुर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बे रहेगा ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 यानी कि ऑप्शन 5 मूलांकुर, ये फूल का भाग नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्रीकेसर के भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जो आप याद रखेंगे। और वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय और बीजांड ये स्त्रीकेसर के भाग हैं, जो आप याद रखेंगे। बीज के जमने के समय जो भाग मूल या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है, ना कि फूल से। नेक्स्ट है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। देखिए ये उल्टा होगा, देखिए वो ग्रहण नहीं करती बल्कि वो रिलीज करती हैं जलवाष्प को वायुमंडल में। तो बाकी देखिए जो ए बी सी है, जो तीनों ही कथन सही है। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, जो जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। तो देखिए तीसरा जो डी है वो गलत क्यों है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती बल्कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो तना होता है वो दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने बताना कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तना जल एवं खनिज को। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन राइट हैं। तो देखिए इसमें अब कुछ व्याख्या करने वाली कुछ है नहीं, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट तो है नहीं। तो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल पाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। बाकी कुछ भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपने बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। दूसरा है जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो देखिए सिर्फ पहला ही कथन क्या है, सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत क्यों है वो हम आगे देखते हैं। तो पहला कथन क्या लिखा रखा कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। देखिए जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। देखिए ये आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़, या जिसे और क्या नाम दिया गया है, जकड़ा जड़। मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जो जालिका रूपी शिरा विन्यास जिन पत्तियों का होता है, मैंने आपको पीछे बताया कि पत्तियों का जो विन्यास वो 2 तरह का होता है, एक जालिका रूपी और एक समांतर शिरा विन्यास। तो जिनका जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उन पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। जालिका तो मूसला जड़ें, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या होंगी, रेशेदार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। तो गाजर, मूली, आलू और शलजम, इनमें से आपने बताना कौन जड़ नहीं है। देखिए गाजर भी जड़ है, मूली भी जड़ है, शलजम भी जड़ है, लेकिन आलू क्या है, आलू क्या है, तना। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं, इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित
में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश। तो ये सारे ही यानी कि ऑक्सीजन तो बनती है, एक दो, एक दो, चार और पाँच। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक दो चार पाँच। देखिए ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का वो निर्माण करते हैं पौधे। तो सॉरी,